नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें HSC का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और अब जो स्टेट जो है इसकी भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जल्दी जॉब फॉर्म भरने भी इसके शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इनसे पहले वाली भी वीडियो थी जो उसमें हमने इसके 2 पार्ट जो उनको कंप्लीट कर लिया है, और आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर प्राचीन जो इतिहास इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो अपने जो यहाँ पर जो इसकी जो जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र और उनका क्या महत्व था। हरियाणा में जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों का जो उल्लेख है यहाँ पर दिया गया है। जैसे सबसे पहले आ जाता है थानेसर, जिसे पहले स्थानेश्वर कहा जाता था, जो इस समय कुरुक्षेत्र में है थानेसर। तो यह क्षेत्र राज्य में जैन ऋषि मुनियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राचीन जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में श्री सुंदर मुनि के द्वारा रचित एक पुस्तक बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। यह पुस्तक आयुर्वेद से संबंधित है और इस स्थान के रूप में थानेश्वर तथा 1645 ईस्वी लिखा हुआ है। इसके बाद जो दूसरा स्थान आ जाता है यहाँ पर रोहतक का। यह क्षेत्र 7वीं शताब्दी के आसपास जैन धर्म के बड़े केंद्र के रूप में उभरा था। रोहतक के खोखरा कोट क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिसमें गोद में बच्चा लिए जैन मातृक तथा जैन सरस्वती की मूर्तियां भी शामिल हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां यहाँ स्थित काली माता के मंदिर में रखी हुई है। यहाँ से जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ के कुछ अवशेष पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ में भी रखे हुए हैं। इसके बाद जो स्थान है ये जींद आ जाता है। जयंती देवी के नाम से इसका नाम पड़ा था जींद, या हरिदेव हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से जैन तीर्थकर आदित्यनाथ की धातु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर 9वीं सदी का एक लेख लिखा गया है। और इतना ही, यहाँ जैन अनुयायियों के घरों में प्राचीन जैन मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। इसके बाद जो स्थान आ जाता है पिंजौर। पिंजौर पंचकुला में है। यहाँ भी जैन धर्म का ही एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ भी कई जैन मूर्तियाँ मिली है, जिनमें से चंद्रप्रभ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनकी मूर्तियाँ प्रमुख हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इसके बाद जो स्थान आ जाता है सिरसा। तो 10वीं शताब्दी के निकट सिरसा में जैन धर्म का प्रभाव था और सिरसा के निकटवर्ती क्षेत्रों से जैन मूर्तियों के खंडित अवशेष मिले हैं, जिसमें सिंहासन पर बैठी मूर्ति है और इसमें सिंहासन के सामने वाले भाग पर चक्कर तथा दोनों ओर सिंहों के अलंकरण उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके बाद जो स्थान है ये आ जाता है हांसी। यहाँ जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होने के पश्चात भी मध्यकाल में काफी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद थे। यहाँ से जैन धर्म से संबंध अनेक धातु प्रतिमाएं मिली है, जिनमें जैन तीर्थकर, आदित्यनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, दरेंद्र, कुबेर, यक्ष, इनकी मूर्तियां प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से जैन सरस्वती, पद्मावती और कुछ पक्षियों की धातु प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई है। यहाँ से बुद्ध, जैन स्तूप, भूमि स्पर्श बौद्ध तथा ब्रह्मा आदि की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इसके बाद स्थान आ जाता है अस्थलभोर का। कहाँ पर है अस्थलभोर? रोहतक में। तो ये जो अस्थलभोर जो गांव है रोहतक में है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र इसे माना गया है और यहाँ से जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो सामग्रियाँ मिली है, जिनमें जैन तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चक्रेश्वरी, ये वाली मूर्तियाँ प्रमुख हैं। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर हरियाणा जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हरियाणा शब्द जो है ये हरियाणा से बना है। वैसे भी हरियाणा कहते हैं बहुत सारे, हाँ वैसे तो हरियाणा है, लेकिन जो अपनी गांव की वाली भाषा में हरियाणा कह देते हैं। इसका मतलब है हरि आया, परमात्मा का जो निवास है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार शब्द का संबंध हरि अर्थात भगवान कृष्ण ने, हर अर्थात शंकर से, इंद्र के हरि से परशुराम, जिन्हें हरि नाम से संबोधित किया जाता था, तथा राजा हरिश्चंद्र आदि से जोड़ा है। तो इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी मान्यता है। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के नाम को लेकर भी मतभेद है। जैसे हरियाली से हरियाणा अथवा हवल लूटमार था, हरिनाक्य अथवा आरियाना से हरियाणा। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा अहिराना का अपभ्रंश शब्द है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपने अपने मतभेद है कि इसका नाम कैसे हुआ। तो यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी
अच्छी चरगाह भूमि के कारण अहीरों या अमीर जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते आ रहे हैं। महाभारत काल में हरियाणा के लिए बहुधान्यक शब्द का प्रयोग होता था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो बहुधान्यक प्रदेश के नाम से, जिसका मतलब है बहुत सारा अनाज। कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिक काल में वरु राज नाम का एक राजा था जो हरियाणा प्रदेश में राज करता था, जिस कारण उस राजा को हरियाणा नाम से भी संबोधित किया जाता था तथा उसी के नाम पर इस क्षेत्र को हरियाणा कहा गया। और जो कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति दर्शान 10 किलो शब्द से हुई है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में इस प्रदेश को हरिधान्यक कहा जाता था, जो कालांत में बिगड़कर हरियाणा हो गया। तो ये सारे नाम आते हैं एग्जाम में कि हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता है। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ चोर डाकू छिपे रहते थे। ये चोर डाकू यहाँ से गुजरने वाले लोगों का सामान लूट अर्थात हर लेते थे। इसी कारण से हरना से हरियाणा बना है। तो सभी का अपना अपना मानना है, यहाँ पर अपने अपने मत जो यहाँ पर दिए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ सरकार के अनुसार हरियाणा शब्द हरियाली से संबंधित है, क्योंकि यहाँ विचित्र वनस्पति उगती है और इसकी पहली बार वर्षा होते ही 3-4 दिन में पूरा क्षेत्र एक हरित अरण्यक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हरियाली के कारण संभवतः इसी विशेष गुण के कारण पूर्व मध्यकाल में इस क्षेत्र को हरियाला, हरित अरण्यक अथवा हरियाणा इन नाम से संबोधित किया गया था। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। हरियाणा के नामकरण के संबंध में अगर कुछ जो यहाँ पर मतों पर विचार करें तो जैसे स्कंदगुप्त है यहाँ पर स्कंद पुराण, तो स्कंद पुराण के कुमारिक खंड में हरियाणा को हरियाला कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है कि स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाला। रोहतक के प्रसिद्ध जैन कवि है पुष्पदंत, 10वीं शताब्दी इनका समय है। इन्होंने अपने ग्रंथ महापुराण के अखिलीय परिपाल्यु हरियाणु में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है। तो यह भी जो क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुका है कि जैन कवि पुष्पदंत ने जो है हरियाणा को क्या नाम बताया है, इनका ग्रंथ कौन सा है। तो इनका जो ग्रंथ है महाभारत के अखिलेय परिपाल्य हरियाणु, इसमें हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है। और जैन कवि श्रीधर इन्होंने अपने ग्रंथ में पाषाणहचर्यु में हरियाणा को हरियाणीय कहा है। इनके ग्रंथ भी है, इनके नाम आ जाते हैं एग्जाम में। श्रीधर द्वारा रचित जो जैन कवि है श्रीधर, इनका जो ग्रंथ है कौन सा है, पाषाणहचर्यु। और हरियाणा को कहा था ना हरियाणीय। हरियाणा को बाणभट्ट ने श्रीकंठ जनपद राहुल संस्कृत्यायन ने हरिदान कन्या, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिहरियाणा, डॉक्टर SR गुप्ता ने आर्याणा आर्यों का घर, यदुनाथ सरकार ने हरियाला और महाराज कृष्ण ने हवम लूटपाट जो ये नाम हैं ये दिए हैं। ब्रह्मवर्त तथा अन्य जनपदों के साथ हरियाणा ब्रह्मदेश का अंग था। महाभारत काल में पुरुवंशीय शासक कुरु से संबंधित होकर ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र कहलाने लगा। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र बताया गया है। कुरुक्षेत्र के दक्षिण के क्षेत्र को खांडवप्रस्थ तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। बहुधान्यक प्रदेश को पूर्व में कुरु जंगल कहा जाता था। 6ठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र, कुरु जंगल आदि क्षेत्र श्रीकंठ जनपद के नाम से जाने जाते थे। यह नाम किसी नागवंशीय शासक ने दिया था। पुष्यभूति वंश के पतन के उपरांत 9वीं शताब्दी में अपनी हरियाला के कारण यह प्रदेश हरियाला कहलाने लगा। प्रसिद्ध लेखक है धरणीधर, इन्होंने अपने ग्रंथ अखंड प्रकाश में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया है। इस पुस्तक में हरियाणा का क्षेत्रीय विस्तार पालम अर्थात दिल्ली से लेकर पटियाला कुसुम कोहन गांव तक माना गया है। अर्थात इस काल में दिल्ली हरियाणा के अंतर्गत आता था। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित एक शिलालेख जो 1328 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए हरियाणा शब्द का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राजस्थान की बिजौलिया में स्थित एक शिलालेख में हरियाणा को हरितानक भी कहा गया है तथा पालम बावली के लेख में हरियाणा को हरियाणक कहा गया है। 14वीं शताब्दी के उपरांत इस प्रदेश को वर्तमान नाम हरियाणा से संबोधित किया जाने लगा। तो इस प्रकार से बहुत से जो नाम है यहाँ पर ये हरियाणा को दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है जो महाजनपद काल है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था।
जिसमें कुरु महाजनपद भी शामिल था, जिसका विस्तार वर्तमान में हरियाणा से दिल्ली एमिरेट में था और इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। कुरु महाजनपद सहित 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय में मिलती है। इसके बाद आ जाता है महाभारत काल के बाद जो गणतंत्र व्यवस्था का उदय हुआ था। महाभारत काल के बाद राज्य में पांडव सत्ता कमजोर हो गई तथा जनता ने गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की। स्वदेशी गणतंत्रीय राज्य का नेता चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त अपने पराक्रम से नेपोलियन की तरह राजतंत्रीय शासक बन गए और वर्तमान में हरियाणा सहित पंजाब और अन्य क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था के संस्थापक थे संभवतः मौर्य जन। अब आ जाता जो मौर्य वंश था। हरियाणा प्रदेश 324 से 232 ईस्वी पूर्व तक मौर्य के अधीन रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य एक पराक्रमी राजा थे। तो चंद्रगुप्त क्या थे? मौर्य एक एग्जाम में भी आया हुआ था, तो ये पराक्रमी राजा थे। 324 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और हरियाणा का राजा बनने पर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए मगध के नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार तथा बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक हुए हैं। तो चंद्रगुप्त का था बिंदुसार, बिंदुसार का आगे हुआ है अशोक। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल के 7 अभिलेख अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान पर अंकित है, जो टोपरा गांव है यमुनानगर के पास में। हरियाणा के थानेश्वर में भी अशोक ने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। थानेश्वर को अशोक का पैतृक राज्य भी कहा गया है। अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए, जिस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा और हरियाणा की जनता ने धीरे धीरे पुनः गणतंत्र व्यवस्था स्थापित कर दी। कुरुक्षेत्र में पुरातात्विक खोज दिखाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था के प्रमाण जगाते के निकट सुग से प्राप्त उत्तरी चमकीले काले मृतबान, थानेश्वर के स्तूप और हिसार व टोपरा से प्राप्त स्तंभों आदि से इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो ये तो था मौर्य। अब आ जाता है जो योध्या गणराज्य है। भारत का सबसे बड़ा गणराज्य योध्या गणराज्य ये था, जिसका केंद्र था हरियाणा। योध्या शब्द का उल्लेख लगभग 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मिलता है। महाभारत, पुराण, महाभाष्य आदि ग्रंथों में योध्या शब्द का उल्लेख हुआ है। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार योध्यागण की स्थापना योध्या ने की थी। योध्यागण के सिक्के सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में कलिंग को हरियाणा क्षेत्र में मिले थे। रोजर समोदय को हांसी और खरगोदा से योध्यागण के सिक्के मिले हैं। हरियाणा के सोनीपत से भी योध्यागण के सिक्के मिले हैं और इसी प्रकार जींद के जयज्योति नामक स्थान से वर्ष 1938-39 में योध्या सिक्कों का एक बड़ा ढेर भी मिला है। हरियाणा के हिसार, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, करनाल आदि जिलों से भी जो सिक्के ये मिले हैं, जिसमें वर्ष 1961 में रोहतक जिले से मिला सिक्का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हरियाणा पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर में योध्या सिक्कों को सुरक्षित रखा गया है। रोहतक के खोखराकोट के टकसाल से वर्ष 1936 में जीवाश्म वैज्ञानिक बीरबल सानी को ऐसा ही मुद्रांक मिला था, जिससे योध्या गणराज्य के सिक्के डाले जाते थे। बीरबल सानी ने द टेक्टनिक ऑफ कास्टिंग क्वाइंस इन द एशियंट इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है कि सारे संसार में जो टकसालों में मुद्राओं के बनाने की प्राचीन सामग्री प्राप्त हुई है, उन सब में रोहतक से प्राप्त सामग्री सर्वोत्तम, सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। भिवानी के नौरंगाबाद से भी टकसाल मिली है और यहाँ से योध्यागण के सिक्के और सांचे मिले हैं। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद योध्या गणराज्य के अंतर्गत संपूर्ण हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग शामिल हो गए। योध्या गणराज्य में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ पर। योध्या नाम बहुधान्यक मुद्रा मौर्य साम्राज्य के पतन के दौरान की है। इस पर मौर्यकालीन लिपि अंकित है। योध्या गणराज्य की राजधानी प्रकृतनाथ नगर नौरंगाबाद मामला थी, जबकि रोहतक तथा सिरसा किसी बड़े प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय था। योध्या गणराज्य में कुषाण शासक भीम, कड़फिस, कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव इनके सिक्के भी मिले हैं, अर्थात इस क्षेत्र में कुषाण शासक का अस्तित्व था। योध्या और कुषाणों का संघर्ष भीम कड़फिस के समय हुआ था। संभवतः भीम कड़फिस पूरे योध्या गणराज्य पर अधिकार नहीं कर सका, जबकि कनिष्क और हुविस्क का इस पर पूरा नियंत्रण था। योध्या ने कुषाण शासक वासुदेव के समय स्वयं को स्वतंत्र कराया, साथ ही भारत को भी कुषाणों के चंगुल से आज़ाद कराया। प्रसिद्ध विद्वान है डॉक्टर अनंत सदाशिव। अलतेकर का कहना है कि योद्धाओं ने कुणित, अर्जुनायन आदि गणराज्यों का संघ बनाकर कुषाणों को पराजित किया था।
इस विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए योद्धे ने विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए जिन पर योद्धे गणस्य जय अर्थात योद्धे ने शत्रु पर विजय प्राप्त की ये लिखा हुआ था। तो योद्धे गणस्य जय इसका मतलब क्या है, योद्धियों ने शत्रु पर विजय प्राप्त की है। योद्धा नाम जय मंत्र धारा नाम वाले सिक्के से भी इसकी पुष्टि हमें होती है। अंतिम कुषाण शासकों का सिक्का इस क्षेत्र में न मिलना यह सिद्ध करता है कि योद्धियों ने स्वयं को कुषाण शासकों से मुक्त कर लिया था। इसके बाद आ जाता है जो खोखरा कोट है। खोखरा कोट योद्धे गणराज्य का एक प्रसिद्ध शहर था। इस योद्धे गणराज्य की राजधानी भी माना जाता है। वर्तमान में रोहतक जिले के समीप एक विशाल टीले के रूप में स्थित है। इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कार्य पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की सहायता से वर्ष 1988 से 90 के मध्य में कराया गया था और इस स्थल से सर्वप्रथम चित्रित दूसर मृत बाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यह क्षेत्र संभवतः योद्धे कुषाण और गुप्त शासकों के अधीन रहा होगा। इस स्थल से टेराकोटा के सिक्के मोहर आदि भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आ जाता है जो अग्रगण है। हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य अग्र गणराज्य था। अग्रों से संबंधित सर्वप्रथम 10 सिक्के मिले हैं जिनमें 9 सिक्के बरवाला से और जो ब्रिटिश संग्रहालय में है, जबकि एक सिक्का भारतीय संग्रहालय में है। वर्ष 1938-39 में एच.आर. श्रीवास्तव को हिसार के अग्रोहा से 51 सिक्के प्राप्त हुए थे। अग्रोह से संबंधित कई सिक्के इसी क्षेत्र से मिले हैं। नाम आसानी से याद रख सकते हैं, अग्रोहा, अग्रसेन, इनके नाम पर पड़ा था ये अग्रगण। तो अग्रोह से संबंधित सिक्के बरवाला से प्राप्त हुए हैं और सिक्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में अग्रजन का मुख्य केंद्र अग्रोहा अर्थात हिसार था। वर्ष 1979 में भी पुरातात्विक उत्खनन के दौरान अग्रोहा से कई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई थी। अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोहा अथवा अग्रोदक थी। प्राचीन अग्रोहा नगर की स्थापना अग्रवाल जन के आदि पुरुष महाराजा अग्रसेन ने की थी और यही कारण है कि वर्तमान में भारत का पूरा अग्रवाल समुदाय अग्रोह का अपना उद्गम स्थान मानते हैं। कालांतर में कुषाण युद्ध के बाद अग्रोह का विलय योद्धे गणराज्य में हो गया और इससे पूर्व सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अग्र गणराज्य मौर्य साम्राज्य के अधीन हो गए थे। फिर मौर्यों के पतन के बाद स्वतंत्र हो गए थे। अग्रगण भी योद्धियों के द्वारा बनाए गए संघ में शामिल थे जिसने कुषाण शासक वासुदेव को पराजित किया था। इसके बाद आ जाता है अर्जुनायण गण। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जायसवाल के अनुसार लगभग 200 ईस्वी पूर्व में अर्जुनायण गण का उदय हुआ था। यह गण राजस्थान में है और जिसमें दक्षिण हरियाणा के कुछ क्षेत्र जैसे महेंद्रगढ़ का कुछ भाग शामिल था। इसके बाद आ जाता है जो कुणित गण है। कुणित गण गणराज्य प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था। कुणित गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा में अंबाला जिले के कुछ ऊपरी भाग में था। कुषाणों के विरुद्ध कुणितों तथा योद्धियों के एक साथ युद्ध लड़ा गया है। इसकी पुष्टि प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर आलतेकर ने योद्धेगण के सिक्के पर अंकित थी शब्द के आधार पर की है। कुणित गणराज्य के सिक्के करनाल और जगाधरी का जो बूढ़िया स्थान है यहाँ से मिले हैं और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 500 ईस्वी पूर्व से ही हरियाणा में क्या है गणतांत्रिक जो व्यवस्था वो स्थापित हो गई थी। यद्यपि यह कुछ समय के लिए मौर्य व कुषाण साम्राज्य के अधीन हो गया था, परंतु इनसे स्वतंत्रता प्राप्त होने पर इसमें पुनः गणराज्य व्यवस्था की स्थापना हो गई। इसके बाद जो यहाँ पर समय आ जाता है काल, ये है गुप्त काल। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि महान गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने योद्धे गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। 5वीं सदी में गुप्त शासक स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हरियाणा राज्य नीलकंठ जनपद पर पुष्यभूति नामक एक गुप्त सामंत ने अधिकार कर लिया था। हरियाणा के बड़े भूभाग का नीलकंठ जनपद नाम संभवतः नागवंश के श्रीकंठ नामक शासक के नाम पर पड़ा है। इसके बाद आ जाता है जो पुष्यभूति वर्धन वंश था। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, इसके संस्थापक थे पुष्यभूति जिनकी राजधानी थानेश्वर थी। स्थानेश्वर का द्वितीय थानेश्वर कुरुक्षेत्र में जो पुष्यभूति ने स्थानेश्वर अर्थात थानेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तथा इनका पुनः निर्माण मराठा सदाशिवराव ने कराया था और थानेश्वर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। तो मुगलों के द्वीप के नाम से जाना जाता है थानेश्वर को। पुष्यभूति परम माहेश्वर पदवी से भूषित किए गए थे। पुष्यभूति वंश के अंतर्गत हरियाणा के 6 शासक हुए हैं जिनकी राजधानी स्थानेश्वर रही है और इस वंश के प्रमुख शासकों का जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आ जाता है इसमें सबसे पहले
नरवर्धन, समय माना गया है 505 से 525 ईस्वी। तो गुप्त काल के पतन काल में नरवर्धन ने थानेसर प्रतिगण परगने में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इस समय यह क्षेत्र श्रीखंड जनपद का भाग था। नरवर्धन को अभिलेखों में महाराज कहा गया है। उसके बाद आ जाता है राज्यवर्धन। नरवर्धन के बाद है राज्यवर्धन, समय है 525 से 550 ईस्वी। सूर्य के उपासक परम आदिव्य भक्त थे। इनकी पत्नी अथवा पटरानी का नाम था अप्सरा देवी और महाराज की उपाधि धारण की थी। राज्यवर्धन के बाद हुए हैं आदित्यवर्धन, समय है 550 से 580 तक। इनकी उपाधि केवल महाराज थी, किंतु इससे परम दिव्य भक्त कहा गया है। आदित्यवर्धन का विवाह 565 ईस्वी में मालवा के गुप्त वंशी शासक दामोदर गुप्त की पुत्री महासेन गुप्ता से हुआ था। दामोदर गुप्त 550 से, जिनका समय है 576 ईस्वी, को मौखरी शासक राव वर्मन, जिनका समय है 576 से 500 ईस्वी, ने पराजित किया था। तो आदित्यवर्धन जैन के बाद आ जाता है प्रभाकर वर्धन, जिनका समय माना गया है 580 से 605 ईस्वी। आदित्यवर्धन के बाद इनका पुत्र प्रभाकर वर्धन शासक बना था और यह एक शक्तिशाली शासक था जिसका राज्याभिषेक 580 ईस्वी में हुआ था। प्रभाकर वर्धन ने अपने पराक्रम में महाराज अधिराज परम भट्टारक तथा प्रतापशील की उपाधियां धारण की थी। बाणभट्ट के अनुसार यह अनेक युद्धों का विजेता था। डॉक्टर RS त्रिपाठी के अनुसार प्रभाकर वर्धन का राज्य उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण के मरु प्रदेश तक फैला हुआ था। प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को पराजित कर लाट, मालव, सिंध तथा गंधार जैसे राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। यह वर्धन वंश की पूर्ण स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन ने मालव राज परवर्ती गुप्त नरेश महासेन गुप्त के पुत्रों कुमारगुप्त 18 वर्ष तथा माधव गुप्त कुमारगुप्त से जो छोटे थे को राज्यवर्धन तथा हर्ष का अनुचर नियुक्त किया था। इसकी मृत्यु हुई थी 605 ईस्वी में। इनके बाद हुए फिर राज्यवर्धन द्वितीय, जिनका समय माना गया 605 से 606 ईस्वी, और यह प्रभाकर वर्धन और महारानी यशोमती का ज्येष्ठ पुत्र था। इसने हुणों के साथ युद्ध लड़ा था। जब यह 6 वर्ष का था तब यशोमती के भाई शीलादित्य ने अपने 8 वर्षों के पुत्र भंडी को राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में भेजा था। राज्यवर्धन के समय कनौज में मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा शासन करते थे और फिर गृहवर्मा के साथ राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ। तो गृहवर्मा के साथ हुआ था राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का। फिर 606 ईस्वी में कन्नौज नरेश देवगुप्त और गौड़ राज शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन द्वितीय का वध कर दिया था। तो इनके बाद फिर हुए हैं हर्षवर्धन। इनका समय रहेगा 606 से 647 ईस्वी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश के शासक बने थे। हर्ष का विधिवत राज्याभिषेक 612 ईस्वी में हुआ था और जब इसने राजपुत्र की उपाधि और शीलादित्य उपनाम धारण करके कनौज की गद्दी प्राप्त की। हर्षवर्धन ने 636 ईस्वी में कनौज को वर्धन वंश की दूसरी राजधानी बनाया था। हर्ष बचपन से ही कुशागर बुद्धि के थे। इसने देवगुप्त तथा पंचगौड़ शासक शशांक को हराया था और इसने परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी। तो ये जो उपाधि वगैरह जो है ये भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। राजा हर्षवर्धन ने नागानंद नाटक की रचना की थी। इसके अलावा नागानंद नाटक है और दौर जो का ग्रंथ या काव्य इन्होंने लिखे हैं। और हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है ये थे बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित में पुष्यवती वंश की प्रशंसा की है। हर्ष काल में राज्य प्रांत में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। तो हर्ष के समय में राज्य प्रांत में बटे हुए थे और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और प्रशासन की जो छोटी इकाई गांव थी। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रशासन की छोटी इकाई थी गांव। चीनी जो यात्री आए हिंसा 629 ईस्वी में हर्ष के समय में ही भारत आए थे और यह 635 से लेकर 644 ईस्वी तक थानेसर में ही रहे थे। हिंसांग ने अपनी पुस्तक CUC, ये इनकी पुस्तक का नाम है
इसमें थानेसर अर्थात कुरुक्षेत्र का वर्णन किया है। और हर्ष ने अंतिम आक्रमण पूर्वी तट पर गंजाम पर किया था, जिसे इसने पराजित कर थानेसर में मिला लिया था। फिर हर्ष की मृत्यु हुई थी 647 में। हर्ष की मृत्यु के बाद हरियाणा क्षेत्र पर गुज्जर प्रतिहारों का शासन हो गया था। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक बैक्टीरियो के दिहरम हरियाणा के सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। तो हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं या तथा इंडो ग्रीक बैक्टीरियो के जो दिहरम है ये सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। और ताम्र मुद्राएं सोनीपत। इसके बाद आ जाता है हरियाणा और जो गुज्जर प्रतिहार काल है। तो हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहारों का हरियाणा में आधिपत्य स्थापित था। प्रतिहार शासक वत्सराज ने गल नाम के तोमर सरदार को यहाँ का विशेष प्रशासक बनाया था, परंतु राष्ट्रकूट शासकों के बढ़ते प्रभाव के समक्ष वत्सराज अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं रहा और उसे सत्ता से निष्कासित कर दिया गया। वत्सराज के निष्कासन के बाद तोमर शासकों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला, परंतु तोमर अधिक समय तक अपनी शक्ति को स्थापित रखने में सफल नहीं हो पाए। पालवंशीय शासक धर्मपाल ने उन्हें पराजित कर अपने अधीन कर लिया और कुछ समय के बाद हरियाणा और कन्नौज पर वत्सराज के पुत्र नागभट्ट का पुनः अधिकार हो गया। उसे अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। फिर 833 ईस्वी में नागभट्ट के निधन के बाद उनका पुत्र रामभद्र ये शासक बना। रामभद्र क्या है कि अयोग्य शासक सिद्ध हुआ है। उसके छोटे से कार्यकाल समय माना गया है 833 से 36 में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, परंतु रामभद्र का पुत्र मिहिरभोज यह योग्य शासक सिद्ध हुआ। अपनी योग्यता एवं बुद्धिमता का परिचय देते हुए मिहिरभोज ने एक सुदृढ़ प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की थी और मिहिरभोज के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। पेहुआ एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। तो घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता है पेहुआ को। मिहिरभोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। फिर मिहिरभोज ने 836 से 85 तक शासन किया और 885 ईस्वी में निधन के बाद मिहिरभोज का पुत्र महेंद्रपाल, नाम भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, मिहिरभोज महेंद्र ये शासक बना, परंतु वह अपने पिता के भांति योग्य सिद्ध नहीं हुआ। पेहुआ से जो प्राप्त अभिलेख है इससे हमें पता चलता है कि महेंद्रपाल के शासक के दौरान हरियाणा का एक विस्तृत क्षेत्र उसके आधिपत्य से बाहर निकल चुका था। और इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि जौल नामक एक तोमर सरदार ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। जौल का ज्येष्ठ पुत्र वज्रट भी अपने पिता के समान वीर एवं पराक्रमी सरदार था। उसके नेतृत्व में हरियाणा में शांति व्यवस्था कायम रही। वज्रट का पुत्र जजुक भी एक योग्य सरदार था। वह परिस्थितियों को समझता था और 910 ईस्वी में महेंद्रपाल के निधन के बाद राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए जजुक के तीनों पुत्र गोगा, पूर्णराज एवं देवराज ने हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र में अपने प्रभुत्व स्थापित कर स्वतंत्र रूप से तोमर शासन की नींव रखी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इसके बाद जो समय आ जाता है यहाँ पर तोमर वंश। तो तोमर वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। मुगलकालीन इतिहासकार खड़गराम के अनुसार तोमर वंश के शासक सोमवंशी क्षत्रिय थे और 1631 के शिलालेख में तोमर को सोमवंशी क्षत्रिय एवं पांडवों का वंशज माना गया है। पेहुआ शिलालेख के माध्यम से जानकारी मिलती है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जौल नामक सरदार के द्वारा हुआ है। और इसी शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि जौल एक स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि वह तोमर शासक अनंगपाल की 5वीं पीढ़ी से पैदा हुआ था। अनंगपाल ने ही तोमर राज्य की नींव रखी थी, जिसकी राजधानी दिल्ली का अर्थात दिल्ली थी। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें पता लगता है कि जौल ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करके अपनी मुद्राएं प्रचलित करवाई। जौल के बाद अपृच्छदेव, जिसे गोग के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश का शासक बना था। अपृच्छदेव एक प्रतापी शासक था जिसने तोमरों को बहुत समय पश्चात पूर्ण सत्ता प्रदान की थी। अपृच्छदेव के बाद उसका राज्याधिकारी, उसका जो उत्तराधिकारी है पीपल राजदेव हुआ है। पीपल देव एक स्वतंत्र शासक था और पीपल राजदेव की मुद्राएं भी मिलती हैं जो उसके स्वतंत्र शासक होने का परिमाण भी प्रस्तुत करती है। पीपल राजदेव के बाद 3 अन्य राजा रघुपाल, विल्हणपाल और गोपाल का उल्लेख हमें मिलता है।
इन राजाओं की कोई प्रचलित मुद्राएं नहीं मिलती है जो यह सिद्ध करती हो कि ये तीनों स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो इसके बाद फिर यहाँ पर चौहान और तोमर शासकों के मध्य जो संघर्ष हुआ था ये है। तो हर्षनाथ के शिलालेख जो 1973 ईस्वी से हमें जानकारी मिलती है कि राजनीतिक अस्थिरता के मध्य चौहान एवं तोमर शासकों के मध्य संघर्ष हुए थे और इसी शिलालेख से पीपलाद देव और विल्हणपाल के साथ शकंबरी के चौहान शासकों के संघर्ष होने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें तोमर शासकों की हार हो गई थी। तोमर शासक पीपलराज को उनके समकालीन चौहान शासक चंदन ने पराजित किया था। पीपलराज के उत्तराधिकारी रघुपाल व विल्हण भी चौहान शासकों से पराजित हुए थे। विल्हणपाल के पुत्र गोपाल ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु चौहान शासक सिंहपाल से युद्ध किया, परंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ा। गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी सुलक्षणपाल बना था। सुलक्षणपाल ने अपने शासनकाल में नई मुद्रा प्रचलित करवाई थी। तो इस प्रकार से जो है हरियाणा का ये प्राचीन इतिहास था। अब तक का हमने कंप्लीट जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो हरियाणा का इतिहास है इसे कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने हमारी इनसे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो इसमें हम नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।